नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग 23 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये प्रश्न एमसीक्यू की शक्ल में होंगे और इसके साथ साथ स्टैटिक जीके से रिलेटेड तथ्यों को भी हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किसान ई मित्र क्या है? ऑप्शन ए, किसानों की सहायता करने वाला एक नया ऐप। बी, किसानों की सहायता करने वाला चैटबॉट। किसानों को ई मार्केट से जोड़ने वाला ऐप। किसानों को आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध करने में सहायता करने वाला पोर्टल। तो किसान ई मित्र किसानों की सहायता करने वाला चैटबॉट है। यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के पोर्टल के लिए एक चैटबॉट है। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट चैटबॉट है यह, जो किसानों को उनके प्रश्नों के उत्तर और सहायता उपलब्ध कराता है। इस किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत किसानों को 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से खातों में प्रदान किए जाते हैं। अभी कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार की किसी प्रमुख फ्लैगशिप योजना से जुड़ा यह पहला चैटबॉट है। अगला प्रश्न देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि यह किसान ई मित्र चैटबॉट कैसा है और कहाँ दिखता है। जब आप पीएम किसान सम्मान निधि के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको नीचे दाईं तरफ एक रोबोट के जैसा आइकन मिलेगा और उसके पीछे चैट का आइकन रहेगा। इसको क्लिक करते ही इस तरह का एक लिंक खुलेगा, किसान ई मित्र। यहाँ पर किसान बोलकर या लिखकर अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं विभिन्न भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला इत्यादि भाषाओं में है, उड़िया में भी है। और यह चैटबॉट किसान ई मित्र किसानों की समस्याओं का समाधान देगा, वह उत्तर बताएगा। अब हम लोग के लिए अगला प्रश्न, चैटबॉट के विषय में क्या सही नहीं है? ए, यह एक सॉफ्टवेयर है जो शब्द या आवाज़ के माध्यम से मानवों के समान बातचीत करता है। यह एक वेब इंटरफेस है जो शब्द या आवाज़ के माध्यम से मानवों के समान बातचीत करता है। बार्ड गूगल द्वारा विकसित एक चैटबॉट है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये सारी बातें सही हैं, इसलिए उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। चूंकि अब समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित चैटबॉट का है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित चैटबॉट का निर्माण कई सारी कंपनियों ने किया है, उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। चैट जीपीटी यह एक बहुत ही पॉपुलर एआई चैटबॉट है। इसकी निर्माता कंपनी है ओपन एआई। इसमें $1 बिलियन का निवेश कर माइक्रोसॉफ्ट ने हिस्सेदारी खरीदी है। बिंग चैट का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया है और बार्ड एआई चैटबॉट का विकास गूगल ने किया है। अगला प्रश्न, ओपन एआई नामक प्रसिद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनी के सीईओ कौन है? ए, सैम अल्टमान। बी, एलन मस्क। सी, सत्या नडेला। डी, सुंदर पिचाई। ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सैम अल्टमान। सैम अल्टमान का पूरा नाम है सैमुअल हैरिस अल्टमान। इन्होंने एलन मस्क और अन्य कई लोगों ने मिलकर ओपन एआई की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, भारत केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 17th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट ICCC की मेजबानी कब करेगा? 2023, 2025, 2027, 2024। तो भारत इसकी मेजबानी करेगा 2027 में। 16वीं केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 16th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया? ए, फ्रांस। बी, वियतनाम। सी, भारत। डी, थाईलैंड। तो इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, उसने ही केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर जो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके आयोजन की मेजबानी हासिल करने के लिए दावा पेश किया था। चौथा नदी उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए, नासिक गोदावरी नदी के किनारे।
बी विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, सी मुंगेर गंगा नदी के किनारे, डी दिल्ली यमुना नदी के किनारे। तो यह आयोजित किया जा रहा है दिल्ली में यमुना नदी के किनारे और इसकी आयोजक संस्था है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंतर्गत ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग और जनपद संपदा डिवीजन आता है, यही इसका आयोजन कर रहे हैं। तो अगर प्रश्न परीक्षा में पूछेगा तो आपको सीधे सीधे देना है, आयोजक संस्था होगी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का पोत शिप समुद्र प्रहरी किस कार्य में विशिष्टता रखता है, किस कार्य में स्पेशलाइजेशन रखता है? ए समुद्री पायरेसी रोकने में, बी समुद्र में तीव्रता से गश्ती करने में, सी समुद्र में नौसेना जहाज़ों में तेल भरने में, डी समुद्र में प्रदूषण नियंत्रण करने में। तो यह समुद्र में प्रदूषण नियंत्रण करने में विशिष्टता रखता है। अभी यह पोत थाईलैंड की यात्रा पर है जहां इसने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे? ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नेशनल साइंस अवार्ड्स, तो ये 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे। विज्ञान रत्न पुरस्कार जो कि जीवन भर की वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए होगा। विज्ञान श्री पुरस्कार ये विशेष योगदान के लिए होगा। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 45 वर्ष की आयु तक के युवा वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा। और विज्ञान टीम पुरस्कार 3 या अधिक वैज्ञानिकों की टीम को प्रदान किया जाएगा। तो 4 तरह के पुरस्कार होंगे, जीवन भर की उपलब्धि के लिए, विशेष योगदान के लिए, युवा वैज्ञानिकों के लिए और वैज्ञानिकों की टीम के लिए। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किए जाएंगे, कितने डोमेन्स में, कितने सब्जेक्ट्स वाले क्षेत्र होंगे, ये बताना है आपको। 13, 15, 17, 20। तो यह प्रदान किया जाएंगे 13 क्षेत्रों में, जैसे भौतिकी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, कई सारे क्षेत्र हैं। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के विषय में क्या सही नहीं है? केवल भारतीय वैज्ञानिक इसके लिए पात्र होंगे, भारतीय मूल के वैज्ञानिक इसके लिए पात्र होंगे, विश्व भर के वैज्ञानिक इसके लिए पात्र होंगे, इनमें से एक से अधिक। क्या सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा कि विश्व भर के वैज्ञानिक इसके लिए पात्र होंगे। वास्तव में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए पात्र भारतीय वैज्ञानिक होंगे और भारतीय मूल के वैज्ञानिक होंगे। भारतीय समुदाय या समाज को लाभ पहुंचाने के लिए असाधारण योगदान देने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक भी इसके लिए पात्र होंगे और इसके लिए केवल सरकारी वैज्ञानिक नहीं बल्कि निजी क्षेत्र के वैज्ञानिक भी पात्र होंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 फरवरी, बी 11 मई, सी 23 अगस्त, डी 25 दिसंबर। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो प्रदान किए जाएंगे उनके लिए नामांकन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तक ही रहेगा, यानी 28 फरवरी तक ही रहेगा। देखिए फरवरी 28 दिनों का होता है आमतौर पर, तो फरवरी का अंतिम दिन जो है वह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हैं उनके लिए नामांकन 14 जनवरी से 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तक होगा। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को इनकी घोषणा की जाएगी और 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन इन पुरस्कारों का समारोहपूर्वक वितरण किया जाएगा। इन पुरस्कारों में एक सनद और एक पदक मिलेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। ए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत के पहले परमाणु विस्फोट की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा असत्य कथन है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत के पहले परमाणु विस्फोट की स्मृति में नहीं मनाया जाता है बल्कि भारत के दूसरे परमाणु विस्फोट की स्मृति में मनाया जाता है, जो कि 11 मई 1998 को पोखरण में किया गया था। भारत का पहला परमाणु विस्फोट 1974 में हुआ था।
रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी को हुई थी और खोजकर्ता थे वैज्ञानिक सीवी रमन, जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस खोज के लिए। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को हुई चंद्रमा के सतह पर, और उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे की घोषणा की गई। अगला प्रश्न, नशा मुक्त भारत अभियान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया? ए गायत्री परिवार, बी ब्रह्म कुमारी, सी पतंजलि योगपीठ, डी चिन्मय मिशन। तो इसका उत्तर होगा गायत्री परिवार के साथ मिलकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अपने अभियान नशा मुक्त भारत अभियान को बढ़ावा दे रहा है, और इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने गायत्री परिवार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में कहां पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? ए उज्जैन, बी ओंकारेश्वर, सी ग्वालियर, डी भोपाल। तो यह अनावरण किया गया ओंकारेश्वर में, जहां पर कि ज्योतिर्लिंग है, और उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के कलादी में हुआ था। उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया था। 4 मठों की भी स्थापना की थी। दक्षिण में श्रृंगेरी, उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारिका और पूर्व में पुरी। उन्होंने 10 नामी संप्रदाय की भी स्थापना की थी। 32 साल की अल्पायु में ही उन्होंने देह का त्याग कर दिया और ईश्वरलीन हो गए। स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ है? खंडवा में, खंडाला में, खड़गपुर में, केवड़िया में। स्टैच्यू ऑफ वननेस खंडवा में है, और खंडवा मध्य प्रदेश में है, और खंडवा जिले में ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। स्टैच्यू ऑफ वननेस को ही एकात्म मूर्ति कहा जा रहा है, और इसके आसपास के क्षेत्र को एकात्म धाम के रूप में विकसित किया गया है। केवड़िया गुजरात में है, और वहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। हाल ही में भारत के किस राज्य में निपाह वायरस संक्रमण फैला है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी महाराष्ट्र। निपाह वायरस, तो इसका उत्तर होगा केरल। कौन सा जानवर निपाह वायरस का प्राकृतिक मेजबान होस्ट होता है, नेचुरल होस्ट होता है? ये जानवर ए गाय, बी सुअर, सी चमगादड़, डी मुर्गा। तो निपाह वायरस का नेचुरल होस्ट प्राकृतिक मेजबान होता है चमगादड़, फ्रूट बैट, फल भक्षी चमगादड़ होता है। यह किसी फल को खाता है तो यह वायरस उसमें चला जाता है, और उस फल को अगर कोई दूसरा जानवर खाता है या यह चमगादड़ किसी को काट लेता है तो फिर वह जानवर संक्रमित हो सकता है, और उस संक्रमित पशु या मनुष्य के संपर्क में आने से यह वायरस फैलता है। पशु से मनुष्य में फैलने वाली रोगों को क्या कहा जाता है? फैलने वाले रोगों को क्या कहा जाता है? ए जूलॉजिकल रोग, बी जूनोटिक रोग, सी एनिमेटिक रोग, डी ह्यूमैनिमल रोग। मनुष्य में फैल जाते हैं जो पशुओं से बीमारियां, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है जूनोटिक रोग। निपाह एक जूनोटिक बीमारी है। यह फैलती धीमी गति से, लेकिन इसकी मारक क्षमता काफी अधिक है। निपाह बीमारी की जांच के लिए भी RT-PCR टेस्ट एक महत्वपूर्ण टेस्ट है। पशु से मनुष्य में फैलने वाली रोगों को जूनोटिक बीमारी कहते हैं। निपाह एक जूनोटिक बीमारी है, हम लोग जान चुके हैं। अभी हाल ही में किस देश में भूकंप से भयंकर क्षति हुई, काफी जानमाल की क्षति हुई? ए तुर्की, बी मोरक्को, सी ईरान, डी श्रीलंका। तो यह हुआ मोरक्को में, और इसके लिए मोरक्को की सरकार ने एक बहुत बड़ी पुनर्निर्माण योजना का आगाज किया है। लगभग $12 बिलियन की पुनर्निर्माण योजना होगी। मोरक्को एक लोकतांत्रिक राजतंत्र है। यहाँ पर यानी राजा ही जो है वह राज्य का प्रमुख होता है। रेहला नामक किताब किसने लिखी थी? ए अबुल फजल, बी अलबरूनी, सी मिनहाज उस सिराज, डी इब्न बतूता।
तो रेहला के लेखक थे हैं इब्न बतूता। इस किताब को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ए मास्टरपीस टू दोज हु कंटेम्पलेट द वंडर्स ऑफ सिटीज एंड द मार्वल्स ऑफ ट्रेवलिंग। नगरों के आश्चर्य और यात्रा करने के अजूबों पर विचार करने वालों के लिए एक उत्कृष्ट कृति। ये इस बुक का बड़ा नाम है, वैसे छोटा नाम है रेहला। अरबिक में लिखा गया है किताब। अगला प्रश्न, इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? ए तुर्की, बी मोरक्को, सी इटली, डी चीन। इब्न बतूता मोरक्को का नागरिक था, वह टेंजियर का निवासी था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बाबर, सी अकबर, डी मोहम्मद गजनी, डी महमूद गजनी। तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता टेंजियर का निवासी था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में भारत आया था, भारत में प्रवेश किया था 1333 में। इसकी विद्वता को देखते हुए इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी बनाया था। और जब चीन से एक राजदूतों की मंडली आई तो इसने अपना राजदूत बनाकर इब्न बतूता को चीन भेजा। इब्न बतूता भारत के बाद मालदीव गया, वहाँ भी यह कुछ समय तक जज रहा। फिर वहाँ से यह श्रीलंका आया, श्रीलंका से यह बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर असम के सिलहट गया, और सिलहट से फिर बांग्लादेश लौटकर सुमात्रा गया, और सुमात्रा के बाद ये पुनः चीन गया। और चीन के बाद यह लौटकर भारत नहीं आया, बल्कि लौटकर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में नहीं आया, बल्कि यहाँ से वो मक्का की यात्रा पर चला गया। मोरक्को की राजधानी है रबात। यहाँ पर आप रबात को देख सकते हैं, और इसकी मुद्रा है दिरहम। कैसाब्लांका इसका एक महत्वपूर्ण शहर है और सर्वाधिक आबादी वाला शहर है, बड़ा शहर है। यहाँ पर एक और शहर है मराकश। यहाँ पर मराकश समझौता हुआ था 1994 में, जिसके बाद 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले जो संस्था थी उसका नाम था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मोरक्को के उत्तर में मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर है, और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसके जो पड़ोसी देश हैं वो अल्जीरिया, स्पेन और मॉरिटेनिया भी है, क्योंकि मोरक्को ने वेस्टर्न सहारा पर कब्जा कर लिया है एक बड़े हिस्से पर। यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि वेस्टर्न सहारा एक स्वशासित प्रदेश नहीं है, यानी इसे स्वशासन मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन अमेरिका आदि देश मोरक्को का ही समर्थन करते हैं, और वो मानते हैं कि मोरक्को को ही इस पर अधिकार मिलना चाहिए। मोरक्को के ही बगल में है कैनरी आइलैंड, जिस पर कि स्पेन का अधिकार है, और मोरक्को के ऊपर में उत्तर में सेउटा और मेलिला नामक 2 स्थान हैं जिन पर कि स्पेन का नियंत्रण है। यहाँ पर मेडीरा एक आइलैंड है जिस पर कि पुर्तगाल का नियंत्रण है। मोरक्को में द्रा रिवर बहती है, जो कि अल्जीरिया के साथ इसकी सीमा बनाती है। केप जूबी मोरक्को और वेस्टर्न सहारा के बीच एक बफर जोन है। मोरक्को के ही उत्तर में जिब्राल्टर है, जिस पर कि यूनाइटेड किंगडम का नियंत्रण है। और यह जो देख रहे हैं आप, मोरक्को और स्पेन के बीच जो यह जल संधि है, जल डमरू मध्य, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यह पुर्तगाल और स्पेन का जो हिस्सा है उसे कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला।
और मोरक्को के उत्तर का जो भूमध्य सागर का हिस्सा है उसको कहते हैं अल्बोरन सी। यह है आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन प्रायद्वीप, जिसमें पुर्तगाल और स्पेन आते हैं, और यहाँ पर है अल्बोरन सी। यह जो आप लाल, पीले और नारंगी रंग में देख रहे हैं, यह है एटलस पर्वत श्रृंखला। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है टुबकल, जो कि मोरक्को में ही है। यह 3 देशों में फैला हुआ है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। अगला प्रश्न, हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन को 10 वर्षों के लिए वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन ने मान्यता प्रदान की है। WFME का मुख्यालय कहाँ है? गलती से के लिए लिखा गया। तो WFME का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में, USA में, जापान में, इटली में। यह है फ्रांस में, फ्रांस के फर्निंग वोल्टेयर में इसका मुख्यालय है। 1972 में यह संस्था स्थापित हुई थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन में यह विश्व भर के मेडिकल शिक्षकों और शिक्षा संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है। इससे मान्यता मिलने के बाद भारत के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको यह लाभ मिलेगा कि वे भारत में पढ़ने के बाद दूसरे देशों में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन देशों में जहां पर प्रैक्टिस करने के लिए WFME वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन की मान्यता आवश्यक है। पहले इसकी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब यह एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, यह आवश्यक है। लेकिन इसके बावजूद भी US और अन्य देशों में प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ के छात्रों को वहाँ की सरकार जो परीक्षाएं लेती है वो परीक्षा पास करना पड़ता है, करना जरूरी है। WFME की मान्यता से यह होगा कि अब वे परीक्षा दे पाएंगे। पहले WFME की मान्यता के बगैर ही परीक्षा दे पाते थे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन के विषय में क्या सही नहीं है? ए, यह मेडिकल शिक्षा और मेडिकल प्रोफेशनल का विनियामक निकाय है, रेगुलेटरी बॉडी है। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की संख्या 33 है। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। डी, इसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है। नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है इसने, और यह रेगुलेटरी बॉडी है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 32 अन्य सदस्य होते हैं। कुछ एक्स ऑफिशियो सदस्य होते हैं और कुछ अन्य प्रकार के सदस्य होते हैं। अब आपके लिए आज का प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा किससे बनी थी? हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जारी की थी, तो वह सांकेतिक मुद्रा किससे बनी हुई थी? ए, सोना और चांदी, बी, तांबा और कांसा, सी, चमड़ा और शीशा, डी, चांदी और पीतल। किससे बनी हुई थी? आपको बताना है गोल्ड और सिल्वर, कॉपर और ब्रॉन्ज, लेदर और लेड, सिल्वर और ब्रास। अपना उत्तर आपको कमेंट में लिखना है और सही उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा, और इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट में प्रश्न का उत्तर अवश्य लिखें, और आपका दिन अच्छा हो, प्रभाव पर कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।